एनीवे, तो अभी मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ, क्योंकि टेक्निकलिटी है, इसलिए थोड़ा जरूरी है जो कि आपके सामने रहे चीजें। तो इसलिए मैं अभी शेयर करने की बात करता हूँ। ओके, शेयर करने की प्रक्रिया में हर बार भूल जाता हूँ। ओके फाइन। हाँ साहब, देखिए, कुड यू गेट इट? सबको दिखाई दिया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, विजिबल सर, यस सर। ऑलराइट, Yes, और sir, it आवाज is मेरी visible. साफ आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर एकदम। यस सर। Yes, यस सर। That's great. तो क्लियर है सर। बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको प्रेजेंटेशन मूड में करता हूँ। ये लीजिएगा। So this is today's topic, choice based credit system. In fact, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताता हूँ क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ CBCS। ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देंगे। And then there are certain terms which are associated with this idea, and we'll define them and also try to understand their meanings. तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो इसमें अलग हैं, तो उनको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे हम, और फिर उनका जो मतलब है वो समझने की कोशिश करेंगे। And thereafter So there's we'll no talk about presentation course on the structure of undergraduate education under choice based credit. Excuse me, sir. So PPT is not visible. The presentation is done. Thank you. Got it now? No, sir, not yet. ये क्या Sir, हुआ? kindly send again someone also presenting screen, their screen. Oh my God! Then what I do? Stop sharing करके करूं क्या? Yes, sir. You again share your screen. सर स्टॉप शेयरिंग करके उसको इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करिए सर। यार ये सब टेक्निकल चीज मैं नहीं कर नहीं पाता हूँ, इसमें मुझे दिक्कत होती अभी दिख रहा कि नहीं? नॉट विजिबल सर। नहीं। ऑलराइट, मैं फिर कोशिश करता हूँ। सर आप मुझे पीपीटी ईमेल कर दे तो फिर मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। नहीं, मेरे पास है, मैं देखिए अभी करता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा नए सिरे से शुरू करता हूँ ना। सर आप एंटायर स्क्रीन कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा और हाँ। हम सबको भी दिखेगा। देखिए ये फुल स्क्रीन हुआ, ठीक है? नहीं, शेयर में आप एंटायर स्क्रीन कर दीजिए। ये लीजिए, वाह। I'm requesting everybody to please switch on your mic. I'll just help Chansa to. Yeah, now it's coming, sir. Now it's coming. जी सर। ओके ओके सर, ओके। Please now. यस सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कहीं और क्लिक कर दिए। हाँ, अब सर अपना पीपीटी ओपन कर लीजिए। वहां मत क्लिक करिए सर, वहां मत करिए। ओहो, हाँ सही कह रहे हैं, अब मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया। इसको छोटा कर दिए सर, इसको मिनिमाइज कर दिए सर, एंड आप पीपीटी ओपन करिए सर। ओके ओके ओके, हाँ हुआ। हाँ सर, ओके सर, ओके। मोड पे आइए, फुल स्क्रीन मोड पे ले आइए सर। ऑलराइट, ठीक है। नाउ परफेक्टली फाइन, यू मे गो ऑन। बिल्कुल सर। ओके, दैट्स नाइस है। तो हम ये बात करते क्या क्या डिस्कस करेंगे।
तो इसमें जो अंडर CBCS there are some undergraduate programs, there are course structure, we'll discuss about it, and then we'll also talk about the credits assigned to each of the courses, and then computation of semester GPA, grade point average एक सेमेस्टर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज कैसे कैलकुलेट कर देंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और फिर थोड़ा सा ब्रीफ में PG लेवल पे अभी क्या चल रहा है CBS सिस्टम में, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। इनफैक्ट CBCS is the part of reforms which are proposed under NEP 2020। ये उस मैंने जो नई पॉलिसी हमारी आई है, नेशनल पॉलिसी 2020 की, वो इसका हिस्सा है एक्चुअली। बट इनफैक्ट द UGC started working on it even before the launch of education policy. And as you know that education policy proposes some important transformations in higher education system as well as at the school education system in terms of structure. The very structure of education is now proposed to be changed. For example, school education will now be of 15 years instead of 12 years. देखिए अब तक क्या होता था, 12 साल की स्कूलिंग होती थी, क्लास 1 to 12। अभी school education would be of 15 years. In fact, 3 years have been added at the lower end. The child will now will join schooling at the age of 3. ये नई प्रपोजल है कि अब बच्चे को 3 साल की उम्र में स्कूल जाना होगा। अभी तक ये स्कीम सिर्फ कुछ शहरों में होती थी, नर्सरी KG ये सब होता था, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में ये सब नहीं था। लेकिन now in future every child will join school at the age of 3 and therefore school structure will change. Accordingly, structure of higher education will also change. वो भी बदलेगा, क्योंकि अभी तक क्या था, हमारे पास 3-year डिग्री कोर्स था। इनफैक्ट पहले से 2 साल का ही होता था, 2-year डिग्री कोर्स, BA, BSc, BCom ये सब 2 साल का होता था। हमने 2 ही साल का BSc किया है। उसके बाद फिर ये it was 1 year was added to it and then its duration was raised to 3 years. Now under the new scheme there will be 4-year integrated first degree course. तो ये this is a part of NEP 2020। ये जो नई पॉलिसी आई है उसमें ये एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है कि जितने भी फर्स्ट डिग्री कोर्सेज हैं अब उनका 4 साल का ड्यूरेशन होगा और इंटीग्रेटेड कोर्सेज होंगे। देखिए एक बात समझने की है कि अभी भी कुछ जगह 4 साल के कोर्सेज चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन टीचर एजुकेशन वी नो दैट 4-year BA, B.Ed और BSc, B.Ed कोर्सेज चल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा अब, लेकिन अब उनमें चेंज होगा, ड्यूरेशन तो उतना ही रहेगा बट स्ट्रक्चर विल चेंज। क्योंकि अभी तक क्या है, 2 डिग्री देता था, BA एंड BSc, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। डिग्री एक ही होगी बट उसका ड्यूरेशन 4 साल हो जाएगा। 4-year integrated courses. This is the proposal of NEP 2020 for undergraduate education. And in these 4 years, 4th year would be for research purpose. I mean, there will be some kind of training in research. Research में वो training देंगे. Then there is a proposal for change in the curricular structure. उसके लिए उसमें भी चेंज होगा। And then there's proposed changes in the teaching method, उसमें भी चेंज है। And there is a change in the evaluation also. That means NEP 2020 proposes changes in all aspects of education. तो ये सब चीजें हैं। And the major objective of
the entire exercise is to achieve uniformity over national higher education institutions and raise the quality of our education, higher education in to international standards, so that our degrees are recognized everywhere in the world. तो ये चीज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो मेन एम्फेसिस इस पर है कि क्वालिटी इंप्रूव हो, एक्सपेंशन भी हो, and our degrees which should be equivalent to any country in the world. कहीं भी अभी तक तो ऐसा equivalence की problem हमारे आती, and some of our students who went abroad for studies they had to first achieve their degree and then they were admitted to the desired course. तो ये सब होता था। लोग जो डॉक्टरेट डिग्री करने जाते थे उस पर तो पहले वहां का MA या MSc करना पड़ता था, तब वो डॉक्टरेट में जा पाते थे। अभी आइंदा ऐसा नहीं होगा, because we have proposed to bring about radical changes in the system so that our degrees, undergraduate degrees and postgraduate degrees, become equivalent to any degree in the world. ये चीज है। The purpose of this change, this transformation, is to ensure equity so that everyone who desires to go for higher education gets a chance. And also, we want to ensure that efficiency of our system is improved so that we can provide access to maximum number of people with minimum resources. कम से कम टाइम लगे, कम से कम हमारे रिसोर्सेज लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। तो ये चीज भी करना चाहते हैं। Then we also want to ensure relevance of our degrees so that graduates coming out of our universities are employable in the job market. अभी तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलता है, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज डिग्रीज आर नॉट रेलेवेंट टू द जॉब मार्केट। ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सबको ओवरऑल सबको ध्यान में रख के ये पॉलिसी नई लाई गई है। इसके लिए दो चीजें चाहिए, यानी implementation of CBCS wants two things which are necessary. First is that all the universities should implement semester system. सब में semester system होना चाहिए, एक तो ये चीज है। And as of today, most of the universities have implemented semester system. मुझे नहीं लगता कि अब कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होगी, मेरी नजर में कम से कम नहीं है, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। Almost all universities have implemented it. Second requisite for implementation of CBCS is that examination performance should be reported in terms of grades instead of the present system of reporting in terms of marks. तो दो चीजें इसके लिए जरूरी हैं। एक तो ये जरूरी है कि सब यूनिवर्सिटीज को सेमेस्टर सिस्टम लागू करना होगा। That means 3-year course or 4-year course will be of 6 semesters or 8 semesters respectively. And at the same time, examination results will be reported in terms of grades and not in terms of marks, as has been the usual practice so far. तो जैसा अब तक रहा है वो नहीं होगा, ग्रेडिंग होगा। ग्रेडिंग कैसे होगी इसकी बात हम नेक्स्ट टर्म पर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझिए कि दो चीजें करनी होगी, सेमेस्टर सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम लागू करना होगा। देन ओनली CBSES कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अब देखिए, अंडर दिस स्कीम व्हाट इज द करिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए करिकुलम में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। फॉर अंडरग्रेजुएट डिग्री, प्रभात सर, क्या हुआ? फॉर अंडरग्रेजुएट डिग्री बोथ पास एंड ऑनर्स, दोनों के लिए। देखिए, पास डिग्री हो, पास कोर्स हो, ऑनर्स कोर्स, 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज आर प्रपोज। 3 तरह के कोर्सेज होंगे। एक तो देयर विल बी कोर कोर्सेज जिनको हम
मेन भी कहते हैं, है ना, अब भी है, ऐसा अब भी है. इवन टुडे in the 3-year degree course, there are 3, subjects which are said to be main. हम main subject कहते हैं, ये main है. Similarly, उसी तरह से in the new scheme also there will be core courses under category A. Then there will be category B of courses which would be elective, जो कि elective होंगे. अच्छा, दोनों cases में A will also have a long list, out of which 3 mains have to be chosen. Similarly, there will be a long list of electives also, out of which the requisite number of courses have to be chosen. इस तरह से होगा. And then third category of courses will be ability enhancement courses. Third category of courses. These are, vocational kind of courses in which some skill training will be provided. ये skill oriented courses होंगे. इस तरह से under choice based credit system, 3 different kind of courses have been proposed. In category A, core courses which will be compulsory for that student. Once he has opted, he has to continue with them for all the 8 semesters. And then there will be elective courses. And then finally there will be ability enhancement courses, which will be vocational in nature and whose purpose would be to train the students in some kind of skills. A category में क्या होगा साहब? Core courses will include compulsory from main subjects. 3 for pass courses like physics, chemistry, mathematics, and B, 1 in the honors course. देखिए ये पैटर्न अब भी यही है, जहां तक सब्जेक्ट की बात है. अब जो हमारा 3-year डिग्री कोर्स चल रहा है उसमें भी यही है. उसमें क्या है कि 3 मेन कोर्सेज होते हैं बीएससी बीए बीएससी पास कोर्स में, और जब ऑनर्स में आता है तो 1 रह जाता है. तो ये पैटर्न तो वही है. कोर कोर्सेज में 3 मेन होंगे फॉर ए पास कोर्स एंड 1 विल बी फॉर ए ऑनर्स कोर्स. अच्छा, then again electives will also be of 3 types. इलेक्टिव को जो बी कैटेगरी होगी वो भी 3 तरह के कोर्सेज होंगे. इनको हम माइनर्स भी कह सकते हैं, सब्सिडियरी भी कह सकते हैं. यूजुअली इस तरह की, इन सम प्लेसेस दे आर कॉल्ड मेजर, माइनर, मेन एंड सब्सिडियरी, वो एक अलग चीज है. बट दीज आर इन फैक्ट इलेक्टिव्स. And these elective courses will also be of 3 types. ये भी 3 तरह के होंगे. एक तो होंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक ऑफर्ड बाय मेन. देखिए ये कौन से होंगे कि जो 3 मेन सब्जेक्ट की लेगा स्टूडेंट, उन्हीं से रिलेटेड इलेक्टिव्स भी होंगे, इसलिए उनको कहते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज. तो उसी में से इलेक्टिव कोर्स लिए जाएंगे. वो भी एक लंबी लिस्ट होगी और उसमें से वो चूज करेंगे. सेकेंडली, there will be a dissertation or project related course. देखिए this is one component whose purpose is to train the students in research work. रिसर्च करने में ट्रेनिंग. अब तक ये नहीं होता था. कम से कम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमारे यहाँ रिसर्च की ट्रेनिंग कहीं नहीं थी. अब ये सोचा जा रहा है कि फर्स्ट डिग्री लेवल पर भी कुछ रिसर्च की ट्रेनिंग हो स्टूडेंट की, बिकॉज द कोर्स विल बी ऑफ 4 years. और जो चौथा साल, 4th year विल बी फॉर रिसर्च ट्रेनिंग. चौथा साल जो है इंटीग्रेटेड कोर्स में, उसमें ज्यादातर कंटेंट रिसर्च ओरिएंटेड होगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों चीजें. ये बात. दूसरा एक चीज और है, दिस विल नॉट बी कंपल्सरी फॉर ऑल. ये जो सेकंड है डिसर्टेशन एंड प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें रिसर्च की ट्रेनिंग होगी, ये कंपल्सरी नहीं होगा. इफ somebody doesn't want to offer this, then he can have an additional course from category 1, discipline specific. इनमें से ऑफर कर सकता है इसकी जगह. देखिए ये इस बात को समझना पड़ेगा.
एक तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक है, उनमें से चूज करेगा वो, और दूसरा वो डिजर्टेशन कर सकता है। अगर वो डिजर्टेशन वाला या प्रोजेक्ट मेथड रिलेटेड कोर्स नहीं ऑफर करना चाहता, somehow he thinks that he doesn't have to go for research, then he can take one more course from discipline specific courses in category 1. And then there will be generic will also be of elective courses from unrelated areas. यानी जो मेन चूज किए उनमें से नहीं होंगे, ये कैटेगरी 2 में से भी नहीं होगा, जो मेन में से नहीं होगा, वो दूसरे सब्जेक्ट में से होगा, दूसरे एरियाज में से होगा। तो ये इसके स्ट्रक्चर को पूरी तरह चेंज किया जा रहा है। एंड द पर्पस इज टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। पर्पस ये है कि अगर किसी को इंटरेस्ट हो, जैसे मान लीजिए साइंस में कोई बीएससी कर रहा है, तो उसको डिसिप्लिन स्पेसिफिक और डिजर्टेशन, इसमें ये तो साइंस का ही होगा, बट जेनरिक कैन बी फ्रॉम अनदर एरिया। ही कैन चूज ए कोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ही कैन चूज ए कोर्स फ्रॉम से सोशल साइंसेस, ही कैन ऑल्सो चूज ए कोर्स फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, कहीं से भी चूज कर सकते। इस तरह से ये 3 तरह के कोर्सेज जो है वो इलेक्टिव्स होंगे। तीसरी कैटेगरी है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज। इसके बारे में हम बात कर चुके। दीज आर मेंट फॉर ट्रेनिंग द अंडर ग्रेजुएट्स इन सम काइंड ऑफ स्किल्स। ये स्किल ओरिएंटेड होगा, जिससे काम करना कुछ सीखे, कुछ कार्य, कुछ सम काइंड ऑफ वर्क ओरिएंटेड, कुछ काम करना वो सीखे। और इसमें भी 2 कैटेगरी है, कंपल्सरी एंड ऑप्शनल, 2 तरह की है। कंपल्सरी विल बी एनवायरमेंटल साइंस एंड इंग्लिश और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कम्युनिकेशन। देखिए, ये जो 3rd कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेस। इसमें 2 कोर्सेज सबको पढ़ने पड़ेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, चाहे वो बीएससी कर रहा हो, चाहे वो बीए कर रहा हो, चाहे वो बीकॉम कुछ भी कर रहा हो, हर एक को ये 2 कोर्स जरूर पढ़ने। एक तो होगा एनवायरमेंटल साइंस, क्योंकि एनवायरमेंट की आजकल बहुत कंसर्न है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एनवायरमेंट के बारे में लोग बहुत कंसर्न है कि भाई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। और उसके लिए सबको एनवायरमेंट की जो बेसिक है वो जानना जरूरी है, कि सबको एनवायरमेंट के बारे में बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए। इसलिए एवरी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज एरिया ऑफ स्टडीज मस्ट स्टडी एनवायरमेंटल साइंस। एक तो ये। सेकेंडली, over the years we have gathered the impression that our graduates coming out of our university of colleges are weak in communication skill. Communication skill में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। ये थोड़ा जनरल इंप्रेशन है। In order to improve this situation, one more compulsory course है ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कम्युनिकेशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन, यानी एक कोर्स उसको कम्युनिकेशन का भी लेना होगा जो कंपलसरी होगा। उसमें वो इंग्लिश कम्युनिकेशन भी ले सकता है और एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कम्युनिकेशन, हिंदी, तमिल, बंगाली, गुजराती, मराठी, कोई भी। तो इस तरह से ये कंपलसरी कोर्सेज होंगे। एंड देन फ्रॉम बी कैटेगरी, in the B category there would be skill oriented vocational or professional courses related to job market demands at the local level. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हर एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ लोकल जॉब्स होती हैं, कुछ फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ दूसरे एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जो लोकल लेवल का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके कुछ प्रोड्यूस तैयार करते हैं। तो कीपिंग इन व्यू द लोकल रिसोर्सेस, सम वोकेशनल कोर्सेज विल बी डिजाइन, आउट ऑफ विच
द स्टूडेंट मस्ट चूज। उसको कितने चूज करने होंगे ये हम आगे बात बताएंगे। ओके, ऑलराइट, ये तो हम बता चुके रिसर्च के बारे में। एंड अब एक चीज और आएगी, क्रेडिट का मतलब यहां क्या है, इसको हमको समझना होगा। क्रेडिट इज ए यूनिट टू मेजर आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर वीक, यानी लर्निंग आवर्स को हम कहते हैं क्रेडिट। लाइक देखिए, फॉर ए गिवन कोर्स क्रेडिट्स आर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट और लर्निंग आवर्स पर वीक फॉर द एंटायर सेमेस्टर और टर्म ऑफ स्टडी। इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए किसी कोर्स को या किसी पेपर के लिए हम 4 घंटे देते हैं पर वीक, टीचिंग वर्क होती है। अच्छा, टीचिंग वर्क या इसको कहेंगे हम contact hours or learning hours. That means it's not simply direct classroom teaching. ये नहीं कि सीधा क्लास में बैठे हैं टीचर लेक्चर दे रहे हैं, वो नहीं। This includes, library work also, field work also, tutorial also, सब उसमें शामिल है। तो अगर हम किसी एक कोर्स को वीक में 4 घंटे देते हैं पूरे सेमेस्टर, then we say that it is a 4 credit course. ये है इसका आइडिया। तो क्रेडिट का मतलब ये है लर्निंग आवर्स पर वीक, ओके, एंड दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द कोर्स। देखिए, अगर उसमें ज्यादा यूनिट्स होंगी तो उसको ज्यादा लर्निंग आवर्स वीकली देने पड़ेंगे। छोटा कोर्स होगा, सिलेबस कम होगा, तो उसको पर वीक कम लर्निंग आवर्स में काम चल जाएगा। सो कोर्स का जो साइज है, जो कंटेंट का साइज है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कितने लर्निंग आवर्स दिए जाए, एंड अकॉर्डिंगली क्रेडिट वुड बी असाइन टू दैट कोर्स। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। अच्छा, सपोज इन ए पर्टिकुलर कोर्स देयर आर 4 रेगुलर क्लासरूम टीचिंग क्लासेस इन ए वीक। कोई एक पेपर है जिसमें मान लीजिए 4 क्लासेस होती है टीचिंग की और 2 उसमें ट्यूटोरियल है पर वीक, देन इट विल बी ए 6 क्रेडिट कोर्स। तो उसके 6 क्रेडिट का हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का 2 लर्निंग आवर्स उसके काउंट हो गए उसमें। सिमिलरली इफ देयर इज वन मोर फील्ड वर्क भी है उसमें, मान लीजिए, देन 1 मोर क्रेडिट विल बी एडेड। 7 आवर्स हो जाएंगे तो 7 क्रेडिट कोर्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। तो क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि कितने पर वीक कितने लर्निंग आवर्स उसको दिए गए हैं, एंड दैट इज द क्रेडिट, नंबर ऑफ क्रेडिट्स फॉर दैट 1 पेपर और 1 कोर्स। तो ये हम लोगों को ठीक तरह इस आइडिया को समझ लेना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट्स। इन दोनों कॉन्सेप्ट में हमको डिफरेंस करना सीखना होगा। ग्रेड तो आप लोग जानते हो, ग्रेड इज ए सिंबल, लेटर और ए नंबर इंडिकेटिंग परफॉर्मेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट इन ए गिवन कोर्स। A B C D के टर्म में ये दिए जाते हैं मोस्टली, A+, B+, लाइक दैट। तो वो होता है ग्रेड, एंड it indicates the level of performance of a student. A ग्रेडर को हम B ग्रेडर से अच्छा मानते हैं, A+ वाले को हम A से भी अच्छा मानते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चीजें रहती है। एंड देन ग्रेड पॉइंट इज द वेटेज असाइंड टू ए ग्रेड। देखिए, हम जब ये मानते हैं कि A ग्रेड इज बेटर देन B ग्रेड, हायर देन B ग्रेड, then we assign a numerical weight of 5 to A, suppose, then we have to give 4 to B or something. That means numerical weight of a higher grade in terms of a number will be more than the one for a lower grade. इस तरह से ये होगा। A numerical weight assigned to a grade is grade point. इसको grade point कहते हैं।
सी अब दो चीजें अलग अलग हुई, ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट. Grade is A, B, C, D, something like that. And grade points are the corresponding weights assigned to each grade. इसके लिए यूजीसी ने एक स्कीम दी है, वो अभी आगे हम बताएंगे. यूजीसी has given a scheme assigning weights to each grades. उन्होंने ग्रेड भी दिए हैं और उसका हर ग्रेड का कितना वेट होगा ये सब भी दिया है. And that will be implemented uniformly in all the institutions. सब जगह उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. अब देखिए, अब ये आता है फॉर द अवार्ड ऑफ ए अंडर ग्रेजुएट पास डिग्री. पास डिग्री मीन्स ऑनर्स डिग्री, जिसमें ऑनर्स जिसमें ना हो. ए स्टूडेंट मस्ट अर्न मिनिमम ऑफ 120 क्रेडिट्स. 120 क्रेडिट के क्रेडिट कोर्स उसको पढ़ने पड़े. अभी तक ये चल रहा है ना. If it is a 3-year degree course, then in all the 3 years he must earn 120 credits for a pass degree, and for honors degree the minimum credits to be earned is 140. 140. यानी पूरे कोर्स में जो 3 साल का हो 4 साल का हो वो अलग चीज है ना. अभी तक क्योंकि पुराना ही 3 साल का ही चल रहा है, 4 इयर्स का भी जो नई एनईपी के अकॉर्डिंगली नहीं इंप्लीमेंट हुआ, तो अभी हम 3 इयर्स की बात कर रहे हैं. 120 क्रेडिट, द टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कैरिंग 120 credits have to be studied by each student for the award of a pass degree. Similarly, for the award of a honors degree, the student has to earn 140 credits, in the entire duration of the course. एक तो ये है, कम से कम तो 120 डिग्री चाहिए बीए पास के लिए, और ऑनर्स के लिए 140 क्रेडिट अर्न करने हैं. 120 पर ऑनर्स डिग्री पास डिग्री मिलेगी, 140 पर ऑनर्स डिग्री मिलेगी. However, a candidate may earn as many additional credit as he can cope with. देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है. मिनिमम 120 क्रेडिट चाहिए, लेकिन उसको और ज्यादा क्रेडिट अर्न करने के लिए मना नहीं किया जाएगा. He can study additional courses if he can manage. अगर वो कर सकता है, अगर उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो वो एडिशनल कोर्सेज भी पढ़ सकता है. And that means he can earn additional credits. If suppose a student has earned 128 credits in 6 semesters, that means 8 credits more than 120, which is minimum. It will be mentioned on his certificate. ये मेंशन कर दिया जाएगा अलग से. देखिए डिग्री में वो काउंट नहीं होगा, डिग्री तो 120 पे मिल जाएगी, लेकिन वो उसके जो 8 क्रेडिट होंगे उसको मेंशन कर दिया जाएगा that the candidate has studied these courses extra and has earned so many credits. ये मैं मेंशन कर दिया जाए. तो ये चीज हुई. दूसरा, अब एक बात और है, ये बात हम कर चुके. एक कोर्स में कैरी 6 क्रेडिट. देखिए कोई कोर्स 6 क्रेडिट का भी हो सकता है, 5 क्रेडिट का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी, एनी क्रेडिट, इवन 1 क्रेडिट का भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लर्निंग. सिलेबस कितना बड़ा है इस पर डिपेंड करता है. ऐसे भी कोर्सेज होंगे जिनको 1 क्रेडिट होगा, यानी इट विल बी गिवन 1 hour पर वीक फॉर द होल सेमेस्टर. ऐसे कोर्सेज होंगे, हो सकते हैं ऐसे कोर्स. तो ये है. मान लीजिए फील्ड वर्क के लिए 1 हफ्ते में 1 ही घंटा दिया जाता है. सम काइंड ऑफ फील्ड वर्क इन साइंसेज और इन सोशल साइंसेज, कहीं भी जिसमें कहीं बाहर जाना है किसी काम के लिए, एकेडमिक वर्क के लिए सब स्टूडेंट्स को जाना है इकट्ठा. और सपोज देयर इज ए प्रोजेक्ट वर्क, कुछ प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें 1 hour पर वीक दिया जाता है. सो दैट विल बी ए 1 क्रेडिट कोर्स. उसको 1 क्रेडिट का मानेंगे. ये दैट इज द आइडिया.
इसकी जरूरत नहीं है इसको, ये इग्नो का सिस्टम है, इग्नो वाला है ये। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी यूजेस दिस ग्रेडिंग सिस्टम, you know, A, B, C, D, and E, 5 grades and the corresponding grade points. For A, they assign a weightage of 5, and for B 4, for C 3, then for D 2 and E 1. तो ये उनका सिस्टम। ओके, अब देखिए क्रेडिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ईच कोर कोर्स, यानी देखिए 3 तरह के कोर्सेज हमने बताए, A, B, C कोर कोर्सेज, इसके बाद डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्सेज B कैटेगरी, एंड देन एबिलिटी एनहेंसमेंट को, 3 तरह के कोर्सेज। उनमें उन 3 टाइप के कोर्सेज में क्रेडिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये हम से देखते हैं। ईच कोर कोर्स इन द कैटेगरी A कैरीज 6 क्रेडिट्स। देखिए हर कोर कोर्स जो होगा, जो कंपल्सरी कोर्स होगा, जिसको मेन कहें, जो भी आप कहिए, वो 6 क्रेडिट का होगा। दैट मीन्स 6 learning hours per week will be devoted to that course. 4 for theory and 2 for practical. साइंसेज में जहां प्रैक्टिकल है, यानी जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें 4+2 होगा, 4 for theory classes and 2 for practical. And in the courses without practical, it will be 5+1. 5 for theory classes and 1 for tutoring. ये डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए जो कंपल्सरी कोर्सेज होंगे, जिनको हम कोर कोर्सेज कहेंगे फ्रॉम कैटेगरी A, उनमें सबका 6 क्रेडिट होगा। all compulsory courses will be of 6 credits. In sciences, it will be 4+2, where practical is involved. And in other subjects, when there is no practical, it will be 5+1, 5 for theory and 1 for tutoring. And the same policy is adopted for discipline-specific electives and generic. यानी ए और बी कैटेगरी के जितने भी कोर्सेज हैं अभी जो पहले हमने डिस्कस किए, उन सब में यही पॉलिसी होगी, 4+2 होगा या 5+1 होगा. It will depend on whether the course has practical or not. Yeah. So in category A and B groups, all courses will have 6 credit. All will be 6 courses. Okay. For each, अब देखिए सी कैटेगरी में आ जाए, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, जिसके बारे में हमने कहा कि ये वोकेशनल कोर्सेज होंगे, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे, जिनमें 2 कंपलसरी होंगे, एनवायरमेंटल साइंस एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन, 2 तो कंपलसरी होंगे, बाकी ऑप्शनल होंगे. बट ईच ऑफ देम विल कैरी 2 क्रेडिट्स, इसके 2 क्रेडिट. दैट मीन्स सच कोर्सेज will have 2 contact hours a week. हर हफ्ते में उनको 2 घंटे कॉन्टेक्ट आवर्स जिसे कहते हैं. देखिए यहाँ जो घंटे का मतलब 60 मिनट नहीं है, इसका मतलब है लर्निंग आवर्स, जिसको हम पीरियड कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में. 1 पीरियड, 2 पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड कहते हैं ना हम लोग. तो वो है लर्निंग आवर. वो 60 मिनट का हो जरूरी नहीं है. It depends on the institution and the policies of the concerned university. इस सब पर डिपेंड करता है. So we should be clear about it. तो 2 क्रेडिट के कोर्सेज ये होंगे सभी. तो इस तरह से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है. All the courses in category A and B will carry 6 credits each, and all the courses in category C, both compulsory and optional, will carry 2 credits, 2 learning hours. इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. अब देखिए यहां एक बेसिक सवाल उठता है कि जब पीजी में एडमिशन की बात होगी तो कैसे तय होगा? How shall we decide the eligibility for admission to post graduate course? एलिजिबिलिटी कैसे दो?
कैसे तय हो, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज आदमी करे पढ़ेगा, कुछ कंपलसरी होंगे, कुछ वैसे इलेक्टिव होंगे, कुछ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे, और उनमें कुछ दूसरे डिसिप्लिन के भी होंगे, माने अपने से रिलेटेड नहीं, अपने एरिया से रिलेटेड नहीं, अलग एरिया के। तो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में कैसे तय होगा, एलिजिबिलिटी कैसे होगी, उसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है। फॉर एंट्री to MA, MSc, technical or professional courses, minimum 24 credits in concerned discipline related courses are sufficient. इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, suppose a person after passing in BSc wants to go for master degree in physics. मान लीजिए कि किसी ने BSc किया और वो MSc फिजिक्स में जाना चाहता है, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि एट द BSc लेवल ही शुड हैव स्टडीड 24 क्रेडिट कोर्सेज रिलेटेड टू फिजिक्स। इस बात को, यानी पूरे 120 या 140 क्रेडिट में से, जो कि वो पूरे अर्न करेगा डिग्री के लिए, 24 क्रेडिट्स ऐसे होने चाहिए which are based on the discipline specific discipline related course. इस बात को ठीक तरह हमको समझना होगा। इसी तरह से आर्ट साइड में मान लीजिए somebody wants to go for MA हिस्ट्री में MA करना चाहता है, तो उसने BA लेवल पर 24 क्रेडिट के कोर्स हिस्ट्री से पढ़ने चाहिए। हिस्ट्री के कोर्सेज उसके इतने हो कि उससे टोटल 24 क्रेडिट हो, 24 क्रेडिट्स मिनिमम होने चाहिए ये। एंड विद दिस ही विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू MA हिस्ट्री। देखिए, दिस ओनली डिसाइड्स एलिजिबिलिटी, इट डजंट गारंटी एडमिशन। इसको सोच लेना चाहिए। एडमिशन हो जाए ये जरूरी नहीं है, बट ही इज एलिजिबल फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए तो फिर मेरिट बनेगी, ये तो मिनिमम है, और इससे 24 से कम होगा, 23 क्रेडिट होगा उसमें, तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकता, ही इज नॉट एलिजिबल। तो दैट इज द पॉइंट। तो ये एलिजिबिलिटी तय करता है, एंड दैट मीन्स a student can be eligible for post graduation in more than one subject, क्योंकि उसने तो तीन मेन पढ़े हैं, और अगर तीनों में ही उसके 24 क्रेडिट के कोर्सेज हो जाते हैं BA लेवल तक, then he fulfills the minimum requirement for admission to PG course. तो इंपॉर्टेंट बात है, 24 क्रेडिट की कोर्स होने चाहिए। ये मास्टर डिग्री के लिए तय किया गया है। अब हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या कि क्रेडिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये हमने बात की। नाउ वी टॉक ऑफ व्हाट विल बी कोर्स स्ट्रक्चर। और पहले हम ऑनर्स कोर्सेज की बात करते हैं। फॉर अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स कोर्सेज, ऑनर्स प्रोग्राम्स, स्टूडेंट मस्ट स्टडी 26 कोर्सेज कैरिंग 140 क्रेडिट्स। देखिए, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑनर्स डिग्री के लिए उसको मिनिमम 140 क्रेडिट्स अर्न करने पड़ेंगे। एक शर्त तो ये है कि 140 क्रेडिट उसको होने चाहिए, अर्न करने चाहिए, एंड द अदर कंडीशन इज दैट ही शुड स्टडी 26 कोर्स, यानी 26 कोर्स होने चाहिए उसके पास, जिसके टोटल मिनिमम 140 क्रेडिट्स होने चाहिए। ये शर्त है ऑनर्स के। नाउ हाउ दिस 26 कोर्सेज वुड बी डिस्ट्रीब्यूट। अब ये 26 कोर्स कहां से हो? 14 फ्रॉम कैटेगरी ए, यानी 14 कोर्सेज तो उसके मेन में से हो। 14 कोर्सेज उसको मेन में से पढ़ने पड़ेंगे, एंड ईच विल कैरी 60 क्रेडिट्स, एंड दैट वे द टोटल क्रेडिट्स फॉर द मेन विल बी 84. 14 multiplied by 6, it will be 84. यानी 84 क्रेडिट के उसके कोर कोर्सेज उसको पढ़ने पड़े।
and which would be 14 in number, क्योंकि हर एक का 6 क्रेडिट है ना, तो 14 कोर्सेज होंगे, और all together these courses will carry 84 credits. Then 8 from category B, यानी जो electives हैं उनमें से 8 कोर्सेज देने होंगे. 4 from the discipline specific electives, 4 तो उसी डिसिप्लिन जिसमें वो ऑनर्स कर रहा उससे रिलेटेड होंगे, और 4 जेनेरिक इलेक्टिव फ्रॉम अदर एरियाज, इस तरह से. तो 8 courses which will be electives, 4 from his main disciplines and 4 from generic disciplines which will not be related to his area. And these courses will also carry 6 credits each, so that the total credits for these courses will be 48. तो देखिए कैटेगरी ए में से 84 credit courses. From category B, he has to choose 48 credit courses in all. तो ये हुआ. ओके, थर्ड आई. अब तीसरी कैटेगरी आई, एबिलिटी एनहेंसमेंट इलेक्टिव्स, यानी वो कोर्सेज जो स्किल ओरिएंटेड होंगे. तो 2 तो कंपलसरी है, हमने बताया सबके लिए, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कम्युनिकेशन. ईच विल कैरी 2 credits. ये 2 तो कंपलसरी होंगे, एंड द रिमेनिंग 2, क्योंकि 4 होंगे ना इसमें से, द रिमेनिंग 2 विल बी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज which will be chosen from a list of vocational courses. यानी 2 कोर्सेज उसके स्किल ओरिएंटेड होंगे, जॉब ओरिएंटेड होंगे, या कहिए वोकेशनल हो, एंड these will also carry 2 credits each, so that 4 multiplied into 2 will be 8 credits. तो जो ability enhancement courses will be 8 credit courses, and that way for the entire program 140 credits will be 84 for core courses, 48 for discipline specific courses, electives, and 8 for ability enhancement courses, and total will be 140. So this is how credits will be distributed over courses in the case of honors program. ये समझना चाहिए, honors के लिए है, और इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हमने इसको दिया है. यहाँ देखिए, इसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स एंड बीएससी साइंस के लिए बीएससी ऑनर्स एंड बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स. बीए बीकॉम और बीएससी बीकॉम उनको अलग अलग शो किया है, और सारी वही चीजें. इन द फर्स्ट कॉलम देयर आर 26 कोर्सेज, एंड इन द सेकंड कॉलम देयर आर क्रेडिट्स, एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड. तो ये this is simply a tabular representation what we have discussed. जो हमने बात की उसी का ये टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है. अब हम देखते हैं कि अब हम आते हैं, अब तो ऑनर्स की बात की हमने. नाउ विल टॉक ऑफ पास कोर्सेज. पास कोर्सेज में कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसकी बात हम करते हैं. पास कोर्सेज में साइंस और यानी बीएससी के लिए अलग डिस्कशन करेंगे हम, और बीए बीकॉम के लिए अलग. साइंसेस का अलग होगा. फॉर अंडरग्रेजुएट कोर्स इन साइंस, पास कोर्सेज की बात हम कर रहे हैं. ए स्टूडेंट मस्ट स्टडी 24 कोर्सेज कैरिंग 120 क्रेडिट्स. इसकी हम बात कर चुके हैं कि टोटल क्रेडिट्स अर्न टू बी अर्न बाय हिम विल बी 120. 120 क्रेडिट अर्न करने होंगे, लेकिन उसके लिए 24 पेपर पढ़ने होंगे. ऑनर्स में 26 थे, इसमें 2 कम. ओके, 120 क्रेडिट्स. एंड ये जो 24 कोर्सेज है इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए. 12 कोर कोर्सेज, 4 फ्रॉम ईच ऑफ द 3 मेन्स. देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो 3 मेन कोर्सेज होंगे, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आर्ट साइड में जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, व्हाटएवर, हर एक में से 4 लेने होंगे, सो दैट द नंबर बिकम्स 12.
and each will carry 6 credits, and therefore the total credits to be earned in these courses will be 72. तो 72 क्रेडिट के 12 कोर्स होंगे जो कि 3 मेन में से सेलेक्टेड करते हैं, 4 फ्रॉम ईच मेन. 3 मेन कोर्सेज होंगे, हर एक में से 4 लेने होंगे आपको, एंड 4 into 3 is 12. Then 6 courses discipline specific electives. इसके बाद उसमें electives होंगे, ऑप्शनल जिन्हें हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और these will also be 2 from each of the mains. यानी जो मेन है उनसे रिलेटेड हर एक से कम 2. तो 3 into 2 will be 6. 6 पेपर्स होंगे, and these will all carry 36 credits because each carries 6 credits. ये भी 6 क्रेडिट के होंगे, इसलिए 36 होंगे. ओके, 36 credits. And similarly, there will be 6 ability enhancement courses. 6 जो है इनको एबिलिटी एनहांसमेंट के कोर्स पढ़ने होंगे. 2 will be compulsory, environmental science and English language और या modern Indian language communication, वो तो कंपलसरी होंगे. And then minimum 4 skill oriented course. देखिए ऑनर्स में 2 थे स्किल ओरिएंटेड कोर्स, यहाँ पर 4 है. पास कोर्स, for pass course there will be 4 skill oriented vocational courses, each carrying 2 credits. So 6 into 2, 12. 6 courses होंगे टोटल, 2 कंपलसरी, 4 ऑप्शनल. कंपलसरी पेपर environmental science and communication, and 4 optionals will be skill oriented courses. Altogether the total credits would be 12. 12 credit हो गया, and therefore total overall credits to be earned for an undergraduate pass course would be 120. 120 हो गया. 72 for core courses, 36 for discipline specific electives, and 12 for ability enhancement courses. So this will be the course structure. Similarly for social science and humanities, वो तो साइंस के लिए था, इसमें भी यही होगा. 12 core courses, 4 from each of the 2 मेन्स. देखिए 3 मेन होते हैं, लेकिन 2 मेन्स में से 4 लेने हैं, 4 कोर्सेज, एंड 2 ईच. देखिए 6, 12, 12 होना चाहिए. 2 मेन में से 4 फ्रॉम ईच, तो 8 तो वो हो गए, 8, 4 by 2, 8 कोर्सेज, एंड 2 ईच फ्रॉम इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन कम्युनिकेशन. ये अलग है. एंड देखिए ये अब यहाँ एक चीज है, किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए. जो एबिलिटी एनहेंसमेंट में जो कंपलसरी है वो भी पढ़ने हैं, और साथ में ये भी पढ़ने हैं. एंड दीज विल बी ए लिटिल एडवांस लेवल कोर्सेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कम्युनिकेशन. इनमें से 2 कोर्सेज लेंगे फ्रॉम इंग्लिश एंड, यानी ये 2 है ना, तो 4 ये हो गए, 4 के. तो इस तरह से 4 + 4 इट विल बी सॉरी सब 4 to 8 नहीं, 12 हो गए ना. 4 फ्रॉम ईच ऑफ द मेन ये अलग हो गया, और इंग्लिश कम्युनिकेशन ये हुआ. तो टोटल बिकम्स 8 and 4, yes, 12 हुआ. So 12 multiplied by 6 is 72 credits. Yes, 72 credits हुआ. तो इसमें 72 credits will be for कैटेगरी A. ऑनर्स में कितना था ये? 84 था. And from category B again 4 discipline specific electives. 4 discipline specific जो मेन होंगे उनमें से लेंगे, and 2 generic interdisciplinary from other course. यानी 4 तो अपने डिसिप्लिन में से लेने होंगे, और
दो जेनेरिक होंगे which will be out in a different area, so that the total courses will be 6, carrying 6 credits each, and therefore 36 credits in all. So 72 plus 36 will be 108. अभी कितने बचे? 8 credits more. Or, नहीं, 12 credits और बचे. Ability enhancement courses भी लेने होंगे. This will be from category C category में से 2 compulsory environmental education, environmental science, and English or modern Indian language communication. ये तो compulsory सबको होंगे. Then and 4 courses from skill oriented area. उसकी लंबी लिस्ट होगी, 4 उसमें से लेने जैसा उसमें था. And they will also carry 2 credits each. And एक बात और यहाँ important है कि there are 4 minimum. That means one can choose more also, which will be additional and will be separately mentioned on the master. अलग से mention हो जाए. And this way the total credit is 120, 72 plus 36 plus. इस तरह, this is how credits would be distributed. ये tabular form में दिखाया हुआ है. It's the same which we have just talked about. This is the scheme of grading and grade points, which have been circulated by the University Grant Commission for implementation by all institutions. ये scheme UGC ने दी है ना, ये सबको adopt करनी है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी तभी आएगी. ऐसा नहीं कर सकते कि एक यूनिवर्सिटी तो 9 पॉइंट ग्रेडिंग कर दी है, दूसरी 7 पॉइंट ग्रेडिंग कर दी है, तीसरी 5 पॉइंट ग्रेडिंग करती है इग्नो की तरह. ऐसा नहीं होगा. ऑल यूनिवर्सिटीज मस्ट फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ ग्रेडिंग. सबको एक ही ग्रेडिंग का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. एंड दिस इज ए 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम which starts from the highest O, outstanding. A plus is excellent, A is very good, B plus is good, B is above average, C is average, P is pass, and F is fail. And then AB is absent. Absent को भी एक category मार. And then in the third column, grade points दिए हुए हैं. Grade point is a weightage assigned to a grade. Okay. So for absent, 0, obviously. जो absent होगा उसको 0 weight मिलेगा. Fail को भी 0. Then actual weightage start from category pass. P यहाँ से शुरू होता है. P से शुरू होता है 4. One who will simply pass, he will receive a P grade, which will carry a weightage of 4. In the same way, go up 5 for average, 6 for above average, which will be at B, 7 for good, which will be at B plus, and 8 for very good, which will be A, and for excellent, it is weightage of 9, A plus, and outstanding is 10. So 10 is the highest grade point for a grade. So this is the scheme of grades which is circulated by the University Grant Commission and which has to be followed by all institutions. तो जैसे ये CBCS जो implement करेंगे उनको ये pattern follow करना पड़ेगा. अब देखिए, अभी हमने credits की बात की, grade point की बात की. Now there is another concept, credit points. Credit point क्या है? ये नया, ये अलग concept है. The product of grade point, that is weight assigned to a grade, earned by a student. For example, 7 for a B plus. B plus आता है तो उसका weightage है 7. अभी हमने दिखाया पिछले slide में. In a given course, and a number of credits assigned to that course is credit points earned by the student for that course. इसको समझना चाहिए. मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका किसी कोर्स में B+ ग्रेड आया,
बी प्लस के लिए जो ग्रेड पॉइंट है वो 7 है, वेटेज 7 है, एंड दैट कोर्स कैरीज 6 क्रेडिट, वो 6 क्रेडिट का कोर्स है। तो 6 credits multiplied by 7, which is the weight for the grade, is 42 grade point। यानी उस कोर्स में उस स्टूडेंट ने जो ग्रेड पॉइंट्स अर्न किए वो 72 है। देखिए इसी तरह से अगर उसका आउटस्टैंडिंग होता, बी प्लस की जगह आउटस्टैंडिंग, तो उसको क्या होता, उसके ग्रेड पॉइंट होते 10, को वेटेज 10 होता, और 6 क्रेडिट कोर्स है, देन 10 into 6, 60 उसके क्रेडिट पॉइंट्स होते। सो क्रेडिट पॉइंट्स डिपेंड ऑन व्हाट इज द ग्रेड एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रेडिट्स असाइन्ड टू दैट कोर्स। उस कोर्स के क्रेडिट कितने क्रेडिट का कोर्स है और उसमें क्या ग्रेड आया और उसका कितना वेट है। सो वेटेज टू द grade achieved multiplied by number of credit assigned to the course is the credit points earned by that candidate in that course, a course. And similarly, there will be credit points for each course in a given semester. यानी एक सेमेस्टर में मान लीजिए उसने 4 कोर्स पढ़े हैं, तो हर कोर्स के लिए उसके ग्रेडेड पॉइंट अलग अलग होंगे और उनको फिर फाइनली उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, दैट वी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेड पॉइंट एवरेज। एक ये चीज है, दीज क्रेडिट्स आर ट्रांसफरेबल ओवर प्रोग्राम्स और कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू बी क्रिएटेड स्टोर क्रेडिट। ये चीज अलग है, इसको तो समझना पड़ेगा। As soon as a student gets admission to an institution, an account will be opened for him in the academic bank of credits. Each institution will have academic bank of credit. हर इंस्टीट्यूशन में एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जाएगा। हर इंस्टीट्यूशन मेंटेन करेगा एक बैंक, यानी वो बिल्कुल सर है जैसे अब हमारे सिस्टम में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का ऑफिस है, वो सब हर कोर्स के मार्क्स कितने आए वो मेंटेन करता है, एक सेमेस्टर में कितने आए, दूसरे सेमेस्टर में कितने आए, सो ऑन, सारी चीज वो रिकॉर्ड रखता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकॉर्ड फाइनल मार्कशीट इज इश्यूड। उसी तरह से एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हर इंस्टीट्यूशन खोलेगा। ओके, एज सून एज ए स्टूडेंट जैसे ही एडमिशन लेगा स्टूडेंट, उसका अकाउंट एकेडमिक बैंक में खोल लिया जाएगा। एंड एज सून एज ही क्लियर्स वन सेमेस्टर, जैसे ही वो एक सेमेस्टर क्लियर करेगा तो उसके जितने क्रेडिट्स होंगे, these credits will be entered in his account in the academic credit bank। तो इस तरह से उसके अकाउंट जो है वो एक्यूमुलेट करता जाएगा। ये बिल्कुल फंक्शन उसी तरह का है जैसा आप हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस करता है। हर स्टूडेंट के वो मार्क्स अलग से रिकॉर्ड में रखता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनल मार्कशीट इज इश्यूड। उस तरह का एक अलग तरह का सिस्टम जिसमें क्रेडिट्स का हिसाब रहेगा वो किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और है, these credits will be transferable over programs। ओवर प्रोग्राम का मतलब ये है कि क्योंकि कोर्स चॉइस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तो स्टूडेंट कोर्स अपना प्रोग्राम चेंज भी कर सकता है। ए स्टूडेंट परस्यूइंग बीएससी कैन स्विच ओवर टू बीए, ये पॉसिबिलिटी इसमें है। अब सबको अजीब सा लगे कैसा कैसे हो सकता है, वो हो जाएगा। एक्चुअली है क्या कि जो जैसे उसने मान लीजिए बीएससी कर रहा है और बीए में शिफ्ट कर गया, बीच में उसको लगा कि बीएससी नहीं करूंगा मैं बीए करूंगा, तो जो उसके मेन कोर्सेज हैं वो तो जेनेरिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो जेनेरिक में चले जाएंगे। Google Classroom কালি শিকালে আজি কিছু পারবো। वर्षा मैडम म्यूट कर लीजिए। वर्षा मैडम please mute yourself. Varsha madam, please switch off your mic. It's an important class going on, please. Yes, ma'am. নাই নোৱাৰি দিয়া নাই। Then, ma'am, please switch off your mic or mute your mic.
কোনো নাম্বার তো অবশ্য আপলোড হওয়া নাই আপনি করে দিব না वर्षा मैडम মাথা মুখ করি দিছে Hello, Varsha ma'am. Is Can it you hear okay? me? हाँ भाई, सर Can I सुन रही proceed? वो लग रहा है कहीं चली गई है। म्यूट नहीं हुई है हाँ, चलिए सर सर कंटिन्यू करिए आप। ओके। देखिए, मैं ये कह रहा था कि बड़ा अजीब लगेगा कि कोई बीए से बीएससी में कैसे शिफ्ट कर जाएगा, या बीएससी से बीए में कैसे शिफ्ट कर जाएगा। ये पॉसिबिलिटी यहाँ है, बिकॉज एज सुन एज ही शिफ्ट, जैसे ही वो शिफ्ट करेगा तो उसके जो पहले मेन थे बीएससी के, दोज विल बी कन्वर्टेड टू जेनरिक, और इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शनल, उसमें कन्वर्ट होते हैं, और उसके जो पहले जेनरिक थे वो मेन में आ जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट थे, अलग सब्जेक्ट थे, इस तरह से। बट द पर्सन हु चेंजेस हैज टू सी दीज थिंग्स इन एडवांस, वो देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये संभावना इसमें है, दिस पॉसिबिलिटी इज देयर। ही कैन ट्रांसफर ओवर प्रोग्राम एज वेल एज ओवर कोर्सेज एंड एज वेल ओवर इंस्टीट्यूशंस। If a person changes institution, he complete a part of the course in one institution and then shift to another, then the hit credit will be transferred to another institution. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक शहर से हम दूसरे शहर में जब शिफ्ट कर जाते हैं तो हमारा अकाउंट, बैंक अकाउंट भी उस नए शहर में चला जाता है, उसी बैंक के ब्रांच में ट्रांसफर हो सकता है। We have only to submit an application. तो आजकल ये इतना आसान हो गया है कि अगर हम शहर बदल लें तो अकाउंट शिफ्ट कराने के लिए उसी बैंक की नए शहर के अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाता है, एप्लीकेशन देनी होती है। ये उसी तरह की चीज ये यहाँ पर है। These credits are transferable. अब देखिए सर एक क्वेश्चन है सर एक हाँ। क्वेश्चन होनी थी सर, जैसे इंस्टीट्यूशन अगर कोई मतलब स्टूडेंट बदल रहा है हाँ। और अपने कोर्सेज भी चेंज कर रहा है तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इंस्टीट्यूशन बदल जाएगा, नहीं वो चाहे तो, कोई मजबूरी हो सकती है ना। जैसे इंस्टीट्यूशन बदल रहा है, ठीक है, हाँ जैसे वो बीए से बीएससी भी शिफ्ट हो रहा है, हाँ तो क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल है, यही तो मैं समझा रहा था कि उसमें क्या होगा कि जो बीएससी में उसके मेन थे, मेन सब्जेक्ट्स, these will now be treated as generic which are from other area. अब वो जेनरिक हो जाएंगे। जो उसके पहले जेनेरिक थे, जो दूसरे सब्जेक्ट के थे, वो मेन में आ जाएंगे, तो वो पूरा हो जाएगा, उसको नोमेनक्लेचर, उसकी पोजीशन बदल जाएगी। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये स्टूडेंट को देखना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटी फिजिबल उसके लिए है या नहीं, देन ओनली ही शुड शिफ्ट। ही कैनॉट सिंपली शिफ्ट एब्रप्टली, ऐसे नहीं कर सकता। अच्छा एक चीज और है ना इसमें, क्योंकि चॉइस ओपन होगी इसमें। फैक्ट ये है कि इस नई स्कीम में वी विल नॉट डिवाइड द सब्जेक्ट्स इनटू फैकल्टीज। फैकल्टीज का कॉन्सेप्ट अब नहीं होगा कि साइंस फैकल्टी, एग्रीकल्चर फैकल्टी, देयर विल बी मेन डिपार्टमेंट्स ओनली, सिर्फ डिपार्टमेंट होंगे, और स्टूडेंट कहीं से भी कोई कोर्स ऑफर कर सकता है। ओपन चॉइस, बिल्कुल खुली चॉइस, डिपेंड्स ऑन दी स्कीम, जो स्कीम यूनिवर्सिटी दे रही है उससे होगा। अच्छा इसमें एक चीज और होगी, कई तरह के ऑब्जेक्शन है इसमें ये भी एक, भाई सारे सब्जेक्ट मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में है नहीं, पढ़ाए नहीं जाते, ये हो सकता है। देयर इज इंस्टीट्यूशन व्हिच डजंट हैव प्रोविजन फॉर टीचिंग इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स की ना उसके पास स्टाफ है, ना उसके पास कोई और फैसिलिटीज नहीं है, तो वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएगा। तब क्या होगा साहब? इंस्टीट्यूशंस को पहले से अपने प्रोस्पेक्टस में ये अनाउंस करना पड़ेगा कि दीज आर द सब्जेक्ट फॉर विच वी हैव फैसिलिटीज। ये सब्जेक्ट है हमारे पास, जिनकी हमारे पास फैसिलिटीज हैं, इनमें से ही उसको चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ही कैन लुक फॉर अनदर इंस्टीट्यूशन। अगर किसी को और कुछ पढ़ना है तो दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाए। तो शुरू में ये सब होगा, and gradually the institutions must develop themselves into multidisciplinary institutions by increasing the number of courses, by increasing the staff, सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा मल्टीडिसिप्लिनरी में। ये न्यू एजुकेशन बहुत क्लियरली वो कहती है। धीरे धीरे gradually over time all institutions have to be multidisciplinary institutions,
ये उसमें पॉलिसी में बिल्कुल साफ लिखा। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टूडेंट को देखना पड़ेगा कि ये क्या है वो सब, है ना। ये हाँ, सर्टिफिकेशन की बात हम कर रहे थे। अब इसको जो ट्रांसक्रिप्ट कहिए, ग्रेड कार्ड कहिए या मार्कशीट कहिए, कुछ भी कहिए, इट्स ए डॉक्यूमेंट डिस्प्लेइंग द कोर्स डिटेल्स, सेमेस्टर जीपीए फॉर ईच सेमेस्टर एंड ओवरऑल जीपीए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ये सब होगा, ये सब इसमें शो किया जाएगा। And any additional credits will also be mentioned on the mark sheet separately. ये हम पहले बता चुके हैं, वो मेंशन कर दिया जाएगा। मिनिमम तो है 120 and 140, बट अगर एडिशनल होंगे तो उनको अलग से मेंशन किया जाएगा। नाउ कम टू सेमेस्टर जीपीए। एक सेमेस्टर का जीपीए कैसे कैलकुलेट होगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। Grade point average for a semester. It's a measure of performance of a student in a semester. It's obvious. And it is a ratio of total credit points earned in all courses in the semester. मैंने उस सेमेस्टर में सारे जितने कोर्स उसमें पढ़े, 3, 4, 5 जितने भी पढ़े, उनमें टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितने हुए। क्रेडिट पॉइंट्स हमने बताया था क्या होता है, 42 जो आए थे ना 6/7, वो तो हर कोर्स के क्रेडिट पॉइंट्स को टोटल ऐड किया जाएगा। ओके, सो इट्स ए रेशियो ऑफ टोटल क्रेडिट पॉइंट्स अर्न्ड इन ऑल कोर्सेज इन द सेमेस्टर एंड टोटल क्रेडिट्स असाइन्ड टू दोज कोर्सेज। यानी उन, देखिए, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स इन ऑल कोर्सेज डिवाइडेड बाय द टोटल credits assigned to all those courses. That will be grade point average. Semester GPA. इसको और फर्दर अभी हम देखो एक्सप्लोर। सपोज 24 कोर्सेज डिवाइडेड इक्वली ओवर 6 सेमेस्टर्स। मान लीजिए 24 कोर्सेज पढ़ने हैं उसको बीए पास में, एंड दीज आर डिवाइडेड इन इक्वली ओवर 6 सेमेस्टर फॉर ईच। जरूरी नहीं है अलग, देखिए ये जरूरी नहीं है कि उसको इक्वली डिवाइड किया जाए। इट इज पॉसिबल दैट ए स्टूडेंट ऑफर्स 5 कोर्सेज इन ए सेमेस्टर एंड 3 इन अनदर सेमेस्टर। टोटल हैज टू बी 24 इन ऑल द कोर्स। ये इंपॉर्टेंट, एंड दिस अरेंजमेंट विल बी मेड बाय द इंस्टीट्यूशन। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने ली है कि 6 सेमेस्टर्स में 24 कोर्स को इक्वली डिवाइड किया है, 4 कोर्सेज फॉर ईच सेमेस्टर, इन विच देयर आर 2 कोर कोर्सेज which carry 6 credits, 2 core courses and 1 elective from category B. देखिए, 2 from category A, 1 from category B, and 1 from category C, because there are 4 in each semester. Okay, so altogether 20 credits in all, 20 credit होंगे एक सेमेस्टर। 20 क्रेडिट कोर्सेज वो उसने पढ़े। फिर क्या हुआ था, सपोज इन द फर्स्ट कोर्स ही अचीव्स इट्स ए 6, देखिए फर्स्ट 3 पेपर्स 1, 2 and 3, these are 6 credits courses, and fourth is 2 credit course, because first 3 are from category A and B and the last one is from category C. ये 2 क्रेडिट का कोर्स। And suppose these are the grades. He earns B grade in first paper, B plus in second paper, and A in third paper, and C in fourth paper. These are the grades. Hypothetical example है ये कि real नहीं है. These are the grade earned by him, and then grade points for these grades as per UGC scheme is, for B there is weightage is 6, for B plus weightage is 7, for A it is 8, for C is 5. Then numbers in the second column and fourth column are multiplied. You see, 6/6, 36. 6/7, 42. Then next is 48, and then 10. And their sum is 136. That means his credit points in all the 4 papers for that semester are 136. Divide this by total credits assigned to the courses
studied by him. 6 plus 6 plus 6 plus 2. Okay, 20. So 136 divided by 20 is 6.80. So this is the semester GPA for that student in one semester. So this is how it will be calculated. Now we come to the cumulative GPA for all the 6 semesters. सारे सेमेस्टर में कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, सेम है ना, बट नाउ grade points earned in all the 6 semesters will be divided by the total credits earned, 120 or 140, whatever the situation, and that will give the final GPA. डिटेल के बारे में हम आगे बात करते हैं. देखिए, semester GPA for all semesters may be computed by dividing total credits points by total credits earned in all the semesters. Now suppose credit points of a student for 6 semesters. देखिए, हर सेमेस्टर में total credit points तो कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे. Suppose these are the total credit points: 136, 142, 132, 144, and so on, and whose sum is 830. And divide this number by 120 to get the GPA. ये आएगा 6.92, which is the final score for the student. ये final GPA, cumulative GPA होगा. So this is how GPA would be calculated for all the 6 semester or 8 semester, whatever. क्योंकि आगे तो integrated course होंगे तो 8 semester होंगे, है ना? तो accordingly, you know, things will change. तो ये सब होगा. देखिए, ये इसको graphically हमने show किया. Say for you know, there are 6 semesters given in the first column, and then number of credits studied, credits of courses studied in each semester. 20. हमने beginning में यही माना था कि मान लीजिए सारे courses को हमने 4 courses में divide किया है, so that way 20 credits courses he studied in first semester, and 20 credit courses he studied in second semester, and so on. And semester GPA, which is already calculated, उसको calculate किया हुआ है, हर semester में वो calculate होता है. तो semester GPA, and then total credit points. You see, 20 into 6.80, 136. This will give you total credit points for that semester. In the last column, credit points are given for each semester, whose sum is 830, which is divided by 120 to get 6.9. This is grade point. So this is only the graphical tabular representation of the computational process. ये उसका है. Anyway, PG courses के लिए जो distribution है वो थोड़ा इस तरह से होगा. अभी उसका फाइनल नहीं है, वो चल रहा है. In fact, NPE proposes different types of postgraduate courses. कई तरह के courses उसमें हैं. 2 साल का कोर्स भी है, 1 साल का कोर्स भी है. You know, they have 1 year PG, 2 year PG, and also 5 year integrated PG. कई तरह के कोर्स, you know, और मे बी 3 साल का भी हो सकता है. So whatever. तो उसमें क्या दिया हुआ है, 3 तरह के कोर्सेज उसमें भी होंगे. PG will also have 3 types courses. Core courses, electives, and ability enhancement. जैसा कि undergraduate level पे था, same scheme PG में भी वही होगी. 3 तरह के courses. Core means compulsory, then discipline specific, electives means optionals, and then ability enhancement, skill oriented. देखिए, अब पर्पज ये है कि जो भी स्टूडेंट
यूनिवर्सिटी से निकलेगा डिग्री लेकर, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, he will have developed some job oriented skill. उसके पास कुछ स्किल होगी जिससे उसे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वो खुद भी कुछ कर सकता है. He simply doesn't have to depend on jobs in the government or private sector. ऐसा नहीं है कि उसको जॉब ही चाहिए, रोजाना अखबार देखेगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट देखेगा, फिर अप्लाई करेगा और वही करता रहे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं. वो उसके लिए वो मार्केट भी ओपन है, जॉब मार्केट भी ओपन है, और he also has developed some skill and he can work for himself. Instead of job seeker, he can become a job giver. ये नया आइडिया, वो अपना कुछ काम स्टार्ट कर सकता है because he has developed skills and he can employ other people in his business. ये संभावनाएं हैं. These are the possibilities. And 1 year PG course will carry 52 credits with 9 credits for electives and 4 credits for other department. देखिए सब है, यानी टोटल कोर्स स्ट्रक्चर में 52 क्रेडिट्स का होगा एक 1 ईयर कोर्स. इसके बाद 2 ईयर कोर्स जो होगा वो 100 क्रेडिट का होगा, जिसमें 18 माइनस कर दें तो 82 कोर कोर्सेज और इलेक्टिव्स के होंगे, इस तरह से. एंड 3 ईयर कोर्स होगा तो 150 क्रेडिट एंड सो ऑन. अब उसमें ये आता है कि भाई कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना. और इसमें भी चीज वही है कि पीजी लेवल पे भी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हो, जिससे कि, और एक कोर्स और है उसके बारे में अभी कुछ डिटेल नहीं मिल रही है. देयर विल बी ए 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉर 5 years फॉर स्कूल लीवर्स, यानी डायरेक्टली +2 के बाद 12 या +2 नहीं होगा, 15 ईयर होगा. नई पॉलिसी में तो 15 साल की स्कूलिंग होगी ना. तो आफ्टर 15 years a student can directly go for integrated postgraduate course of 5 years. तो इस तरह से maybe that course will carry somewhere around 250 credits. इतने क्रेडिट का वो कोर्स होगा, ये पॉसिबिलिटी है. एनीवे, अभी तो बात की बात है, स्टिल प्रोसेसेस आर इन ऑन. तो ये सब है साहब. अब ये सीबीसीएस के अपने फायदे उसके कुछ एडवांटेज हैं. एक तो पूरे देश में यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम होगा and it will be easier for the institutions and the employer to make comparisons. अभी तो बहुत प्रॉब्लम होती है कंपेयर करने में. एक तो स्टैंडर्ड ऑफ मार्किंग इज नॉट द सेम ऑल ओवर द इंस्टीट्यूशंस. सभी इंस्टीट्यूशंस में स्टैंडर्ड ऑफ मार्किंग जैसा नहीं है. कहीं कहीं तो एग्जामिनर 70 से ऊपर मार्क्स नहीं देते और कहीं कहीं 70 से शुरू करते हैं. Wide variation in the marking standards, and that's why it is difficult for the employer to make comparisons. And that's why most of the employers conduct their own tests. देखिए, अपना टेस्ट जो सब करते हैं ना एम्प्लॉय, उसका रीजन एक ही है. वो रीजन ये है कि मार्किंग स्टैंडर्ड and reporting of results is not uniform all over the institution. यानी सब में यूनिफॉर्मिटी हो, स्टैंडर्ड्स का फर्क ना हो, तो फिर टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यानी the certificate and mark sheets given by the institutions will be sufficient for deciding merit. लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं सबके. नई स्कीम में क्या होगा? देयर विल बी ए यूनिफॉर्म अप्रोच टू कंप्यूटेशन ऑफ एसजीपीए एंड सीजीपीए एंड इट विल हेल्प नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन. इससे कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा. हालांकि यहां भी एक प्रॉब्लम होगी
because uniformity in awarding grades A, B, C, D, E ये नहीं डिसाइड हुआ अभी भी, प्रॉब्लम होगी वहां थोड़ी सी. Bringing about uniformity there is will also be an issue कि A, B, C, D, E ये ग्रेड कैसे अवार्ड होंगे. For that maybe in the long run UGC brings out some scheme. इसके लिए भी हो सकता है कि UGC कोई स्कीम ले आए बाद में तो ये हो. इसमें ये है कि साहब एक सवाल था मेरा. because this will offer open choice and therefore सर रवि जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे. सर हाँ बताइए. हाँ प्लीज सर एक सवाल था मेरा. रवि. हाँ बताइए. हाँ नमस्ते सर. हाँ जब हम लोग सर PhD में बात पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसरों का उस समय कहना था कि ये सेमेस्टर सिस्टम आर्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं. ये सवाल बार बार खड़ा होता था. साहित्य के विद्यार्थी ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम होगी. तो क्या कहना होगा सर? ये होगी प्रॉब्लम. देखिए होता क्या है, जब भी कोई नई चीज आप इंप्लीमेंट करते हैं ना तो शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आती है एंड दीज प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट ओवर द इयर्स. धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती हैं. कई साल लगते हैं किसी सिस्टम को ऑर्डर में आने, उसमें टाइम तो लगेगा. एंड वी एज टीचर्स हैव टू एडजस्ट विद दिस सिचुएशन. चेंज के साथ हमको एडजस्ट करना पड़ेगा. शुरू में हमको प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आ रही होंगी, टीचर्स को भी आ रही होंगी, सब तरह से, लेकिन ये धीरे धीरे. एंड दैट्स व्हाई you know NEP has been given 20 years time for implementing. 20 साल का टाइम दिया है. 2020 से 2040 तक इसको इम्प्लीमेंट होना है, नॉट एब्रप्टली. अभी किसी पे दबाव भी नहीं डाला जा रहा, लेकिन ये है ना कि धीरे धीरे सब इंस्टीट्यूशन चेंज करें एंड दैट चेंज शुड बी कोऑर्डिनेटेड. ऐसा ना हो कि चेंज करने में एक इंस्टीट्यूशन आगे चली जाए बहुत, एक बहुत पीछे रह जाए. ऐसा ना हो. सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ बताइए. सर हमारे यहाँ कोर और इलेक्टिव की जगह मेजर और माइनर सब्जेक्ट दिया जाता है और माइनर सब्जेक्ट भी 2 सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर में दिया जा रहा है. जैसे फर्स्ट और सेकंड में किसी ने फर्स्ट में ले लिया, थर्ड और फोर्थ में थे थर्ड में ले लिया, और तीसरा जो है सर कि 5वें और 6ठे सेमेस्टर में बच्चों को एक मेजर कोर्स छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, यानी दो जो है माइनर कोर्स सॉरी मेजर कोर्स लेने 3 की जगह पर. ये ठीक है सर सिस्टम? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूशन को तय करना है. फाइनल रिजल्ट वही होना चाहिए कि सबको. एक क्वेश्चन है सर, कितने कोर पढ़ने. माइनर एक ही एक सेमेस्टर में लेने के लिए. एक सेकंड सर, मेरा हो जाने दीजिए थोड़ा रिजॉल्व. माइनर सर 2 सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर में लेने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी ठीक है सर? गलत हाँ, नहीं कुछ इसमें? नहीं. देखिए फाइनली एक होना, फाइनल रिजल्ट सेम होना चाहिए. फाइनल ये है कि 120 क्रेडिट के कोर्स हो, है ना, जिसमें 72 के मेन हो. माने आफ्टर ऑल द सेमेस्टर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए. बीच में आप उसको कैसे करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी मैनेज. ओके सर, थैंक यू सर. सर स्टूडेंट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो एक ये है साहब, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी. तो थोड़ा इसको मानते हैं कि साइकोलॉजिकल होगा, थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस्ड होगा. ये सब चीजें हैं. इसमें और बहुत ज्यादा नहीं है. इंटरनेशनल कंपैरिजन में होंगे ये भी कहा जा रहा है. और क्रेडिट ट्रांसफर की बात हम कर चुके. टाइम इंस्टीट्यूशन मोबिलिटी ये इसकी बात नहीं कर चुके. ये सब बीच में हम धीरे धीरे चीजें डिस्कस करते जा रहे हैं, है ना. जल्दी ये मिसमैच है उसको छोड़ दीजिए. लिंकेजेस ये सब बात करते चले जा रहे हैं. इसमें जो प्रॉब्लम होंगी उनको जरूर. इसमें प्रॉब्लम होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम विल नीड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत ज्यादा चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मटेरियल. यानी स्टाफ भी बहुत चाहिए, मटेरियल भी बहुत चाहिए. उसके लिए रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी. टीचर्स का वर्कलोड बढ़ेगा, यू नो. और लार्ज स्केल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैव टू बी लॉन्च्ड, यू नो, फॉर
ट्रेनिंग टीचर्स इन द यूज ऑफ ICT, ये बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। सर आदाब, चौहान सर आदाब। मैं आदाब, फिर से आदाब। सर ठीक है आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना हमें समय देते हैं और सर इसी बहाने आपके दर्शन हो जाते हैं। आप तो अलीगढ़ सूना करके चले गए बिल्कुल। और मैं पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसा रहा? गुड मॉर्निंग आज का लेक्चर तो बहुत जरूरी मैम, क्योंकि CGPA बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। बहुत ही अच्छा। ये प्रेजेंटेशन मैंने यूज्ड इन NFP। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर के साथ हमारा एक और है सेशन होगा और उस दिन भी आप सर से बहुत कुछ सीखेंगे और मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की। आई एम डीपली सेटिस्फाइड। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. मैम एक क्वेश्चन आपसे था मैम। हाँ बताइए। थैंक यू। रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे मैम, कहाँ से मिलेंगे? वो गूगल क्लासरूम पे लिंक पड़ जाएगा, सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। मैम डेली बेस पर प्रयास कीजिए डलवाने का मैम, इससे नोट्स वोट्स बना लिया जाएगा। डेली बेसिस। हाँ मैम वो जरूरी है हम लोग के लिए। ऑफ कोर्स जी, नोट वगैरह बनाने के लिए मैम बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हम भी मैम सर्च कर रहे थे। PPT आज का मिल सकता है कि नहीं? PPT का मैं वादा नहीं कर सकती पार्टिसिपेंट्स को। हाँ लेक्चर हम जरूर दे देंगे। हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा मैम तो। जी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक दिन और हमारी गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज डॉक्टर सरिता मैम। एक्चुअली एक बुक की बात हो रही थी, स्टोरीज वाली बुक की, वो जब कि हम लोग को प्रोवाइड किया अभी जाएगा। नहीं, पहले आपका एक असाइनमेंट जमा हो जाए दूसरा असाइनमेंट। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो सर चौहान सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके थैंक यू जी, और सर फिर आपसे मुलाकात होगी। 2 बैचेस हैं और दोनों में आपके 0 सेशन होंगे जी। थैंक यू सर। हाँ जरूर सर। So now yes 12th को फिर मुलाकात होगी आप लोगों से और इसके बाद से भी होगा। धन्यवाद। और इसलिए मैं किसी में करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट थैंक यू। हेलो एवरीवन, क्या कोई मुझे बता सकता है कि कल जो सर लेक्चर ले रहे थे 10 से 11 वाला, कंप्यूटर क्लास वाला, तो उसमें जो सर ने क्वेश्चंस पूछे थे जो हमें उन्होंने गूगल क्लासरूम पे भेजे थे, तो उनके आंसर तो नहीं करने ना? 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर था वो शायद, और उसका मतलब रिमाइंडर मैसेज आया तो मुझे लगा शायद कहीं ये इसके भी आंसर तो नहीं करने।